राजाओं और युद्धों की नहीं, सपनों और संघर्षों की कहानी है हिस्ट्री। कुछ इसी लाइन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं उर्वशी भार्गव और हम आपकी की जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, ऐसी क्या कंडीशन हो गई, ऐसा सडन इंसिडेंट क्या हुआ जिससे रेवोल्यूशन में आउटब्रेक आ गया, यानी कि जनता विद्रोह की कंडीशन में आ गई। इसके पहले हमने बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन अब हम जो मेन है कि रेवोल्यूशन हुआ कैसे, ऐसी कौन सी एक मेन वजह बन गई जिसके कारण लोगों के अंदर ये करेज आ गया कि भाई अब तो हमको रिवॉल्ट करना है। तो स्टार्ट करें। चलिए, हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था या पिछले टॉपिक में भी ये देखा था कि यहाँ पे हमारे फ्रांस में 3 तरह के कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ये भी हमने जाना था किसको टैक्स देना था, किसको नहीं देना था। भाई किसको देना था टैक्स? इन दोनों को टैक्स जो था वो नहीं देना होता था, बट थर्ड एस्टेट को क्या करना होता था? टैक्स को पे करना होता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन स्टेट्स की इन कंडीशन के कारण क्या यहाँ पे एक चीज क्रिएट हो रही है जिसके कारण लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक और चीज हमने इंट्रोडक्शन के टाइम जानी थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पीरियड ऑफ टाइम की जर्नी है जो स्टार्ट होती है एस्टेट जनरल, यानी कि एक असेंबली होती है स्टेट जनरल की। अब ये क्या होता है? ये क्या होता था? एक प्रोसेस होती थी, यानी जो भी फ्रांस के राजा होते थे वो एक मीटिंग बुलाया करते थे जिसके अंदर ये तीनों ही एस्टेट को आना कंपलसरी होता था। तीनों एस्टेट आते थे। अब उनके पास क्या पावर्स थी क्या नहीं थी वो देख लेते हैं। भाई तीनों के पास एक एक वोट होता था, चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो। तीनों के ग्रुप्स को मिला के 3 वोट। यहाँ पे अगर हम देखें इंडिविजुअली, इनके पास कैटेगरी वाइज एक एक वोट हुआ करते थे। नेक्स्ट चीज यहाँ थी, क्लर्जी के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नोबिलिटी के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन हमने देखा था कि पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की ज्यादा है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कितने थे? 600। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी थी। इसके बावजूद इनके पास भी सिर्फ एक ही वोट हुआ करता था। हुआ क्या यहाँ पे? स्टेट जनरल की जो असेंबली हुई, यहाँ पे लुईस 16 ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। इससे पहले भी एक बार हो चुकी थी। स्टेट जनरल की असेंबली जो हुई, यहाँ पे जब ये तीनों स्टेट यहाँ पे आते हैं, तो अब इस कंडीशन टाइम क्या है ये फ्रांस का, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कौन बेयर कर रहा है? थर्ड स्टेट पूरा उस क्राइसिस को बेयर कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर कहीं ना कहीं क्या होती है, फीलिंग ऑफ एग्रेशन डेवलप हो जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहला गुस्सा तो इसी चीज का था कि भाई हम पहले से ही राजा से कुछ चीजों के चेंजेस मांग रहे हैं, पर राजा उनको सुन नहीं रहे, लुईस 16 पे ध्यान नहीं दे रहे। और ये असेंबली एक तरीका था, एक जरिया था उन तक अपनी बात को पहुंचाने का। और जब वो इस असेंबली में जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं? वो बोलते हैं कि भाई ये 1 वोट वाला सिस्टम हमको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जीन जैक्यूज रोसियो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक डॉक्ट्राइन के हिसाब से, एक प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक मेंबर को 1 वोट का अधिकार होना चाहिए। यानी आप इस तरीके से मत करिए, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते थे, ये दोनों हमेशा साथ हो जाते थे, क्योंकि जितने भी बेनिफिट मिलने होते थे वो इनको ही मिलने होते थे। तो हमेशा इन दोनों का मिलकर 2 वोट हो जाता था हर डिसीजन में, और इनका हमेशा एक ही वोट बना दिया जाता था। टैक्स को बढ़ाने की बात आई, ये बोलेंगे हाँ भाई बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि इनको तो बेनिफिट मिलने वाला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? थर्ड स्टेट। तो अगर वो मना कर भी रहा है या वो अपनी उस पॉलिसी में चेंजेस भी लाना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी विंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिनाइड करते हैं असेंबली को अटेंड करने से, ये मना कर देते हैं कि हम असेंबली को अटेंड नहीं करेंगे। और ये एक अपनी बात रखते हैं, जीन जैक्यूज रोसियो की एक बुक जो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक प्रिंसिपल यहाँ पे उठा के सामने रखते हैं। वो ये बोलते हैं 1 मेंबर 1 वोट। अगर आप इस प्रिंसिपल पे काम करते हो तो हम ये मीटिंग आपकी अटेंड करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी। ये क्यों जरूरी था? यहाँ पे हमने पॉपुलेशन बेसिस पे तो समझ ही लिया, 1 मेंबर 1 वोट में हर एक इंसान की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वहां पे राजा का ये बिल्कुल मतलब हक बनता है कि वो उस चीज को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, जो यहाँ पे कुछ नहीं वो कर पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि किंग जो होते हैं वो डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई ऐसी डिमांड आपकी नहीं मानने वाला हूँ। क्यों किया होगा उन्होंने मना?
भाई यहाँ पे नोबिलिटी में राजा भी तो है, उनके सपोर्टर्स भी तो हैं, तो राजा को कोई अगर चीज बेनिफिशियल उसके लिए हो रही है, उसके लिए फायदेमंद है, अगर टैक्स बढ़ता है तो उसके पास तो पैसा आना ही है, रिसोर्सेस आने ही है, तो वो क्यों इनकी कोई बात मानेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही बेचारे बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में जा रहे हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे इनको देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे होता है कि भाई असेंबली होती है स्टेट जनरल की, जहाँ पे तीनों स्टेट को बुलाया जाता है, तीनों स्टेट यहाँ पे आते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग मना कर देते हैं कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। क्यों अटेंड नहीं करेंगे? ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारी बात राजा तक पहुंचे, और हमेशा इनकी बातों को सुना नहीं जाता था। वन मेंबर वन वोट की डिमांड करते हैं। किसकी बुक का ये डॉक्ट्राइन है? जीन जैक्यूज रोस्यू का। यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है कि 20 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट जो होता है वो क्या होता है, एक टेनिस कोर्ट वर्सली में, इंडोर टेनिस कोर्ट में सब इकट्ठे हो जाते हैं 20 जून को। 5 मई को मीटिंग हुई, 20 जून को ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। राजा ने तो भाई मना कर दिया, अब ये खुद से एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेट के जितने भी लोग हैं ये सब एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं, और देन ये क्या करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या बन चुके हैं, अब एक नेशनल असेंबली की तरह ये काम करेंगे, और ये बन चुके हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। और ये कसम खाते हैं कि हम जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे, जब तक हम क्या ना कर दें, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट ना कर दें। किसके लिए? फ्रांस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक। रूल बुक जब तक ये फ्रांस के लिए नहीं बना देते, जब तक ये नेशनल असेंबली जो है डिस्पर्स नहीं हो। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या रहेगा कि ये लिमिट कर देगा पावर ऑफ मोनार्क को। मोनार्क के पास अभी एब्सोल्यूट डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है, नोबल्स के पास बर्थ प्रिविलेजेस हैं। इन सारी चीजों को क्या करना बहुत जरूरी है, लिमिट करना बहुत जरूरी है, और रूल्स के थ्रू ही आप इन चीजों को क्या कर सकते थे, लिमिट कर सकते थे। और इनके लीडर के तौर पे किसने काम किया? मिराबियो एंड अबेसियस। ये लोग कौन है? ये इंपॉर्टेंट है दोनों इंसान, इनके बारे में हम अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अबेसियस की। अबेसियस बेसिकली कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? क्लर्जी। क्लर्जी कौन सा था? दैट इज फर्स्ट स्टेट। मतलब कि इनका तो कोई लेना देना था ही नहीं थर्ड स्टेट से। स्टिल ये क्या कर रहे थे, ओरिजिनली प्रीस्ट होने के बाद भी ये थर्ड स्टेट की कंडीशन को समझ रहे थे। तो इन्होंने उनकी कंडीशन के लिए क्या मतलब काम किया, इन्होंने एक पॉम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट है क्या? आपके सामने मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप सिर्फ उस चीज को सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट उस टाइम पे उन लोगों ने उस चीज को सफर किया, उसको फील किया, तो आप उनकी कंडीशन समझ पा रहे हो कि कितना बेकार टाइम उन लोगों ने यहाँ पे वहां पर उस टाइम देखा होगा। तो थर्ड स्टेट में उन्होंने बताया कि एक्चुअल उनकी कंडीशन क्या थी, वो किस तरीके से अपना जीवन निकाल रहे होंगे, कैसे चीजों को मैनेज कर रहे होंगे। जब नेशनल असेंबली जो थी बिजी थी वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो कहाँ बनी थी, एक टेनिस ग्राउंड में बनी थी वर्सलीज में, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब उन्होंने एक पॉम्पलेट निकाला था, सेम टाइम पे पूरा फ्रांस जो था वो एक टर्मोइल की कंडीशन में चला गया था। कैसे? देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस हमने देखे थे। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रुप जो है लोगों का वो विद्रोह पे उतर आया है, रिवॉल्ट करने की फीलिंग लेके घूम रहा है, उसने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया है। राजा के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, वो ऑलरेडी परेशान है, और उसके बाद ये कंडीशन ड्रॉट हो गया है, हेल की वजह से सारे हार्वेस्ट हमारी खराब हो चुकी है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ने मिलके फ्रांस की पूरी कंडीशन को टर्मोइल की स्थिति में डाल दिया। सेम टाइम पे किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि वो कहाँ मूव कर जाए, आपके पेरिस में चले जाएं। क्यों ऑर्डर किया, अभी हम आगे जानेंगे कि क्यों उन्होंने ऑर्डर किया। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था कि जो उनकी नेशनल असेंबली थी उसको दो लोग लीड कर रहे थे। कौन थे? एक तो अबेसियस, जिनके बारे में हम जान चुके, जो कौन सी स्टेट से थे, फर्स्ट स्टेट से थे। उन्होंने एक पॉम्पलेट लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। सेकंड जो थे वो थे मिराबियो।
मिराबियो जो थे, ही वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, ही बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड स्टेट, यानी कि ये नोबिलिटी वाली कैटेगरी में से थे। और इन्होंने ये कन्विंस किया था लोगों को कि जो भी मतलब इनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, उससे इनको क्या करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए और दूर करना चाहिए। मतलब नोबल फैमिलीज बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू द अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। यहाँ पे जितने भी नोबिलिटी को फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते हैं उनकी या तो लिमिट बनाई जाए या उनको उनसे धीरे धीरे दूर किया जाए। कंप्लीटली तो आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ आप लिमिट क्रिएट कर सकते हो। इन्होंने भी एक जनरल निकाला था और ये क्या करते थे, ये बहुत पावरफुल स्पीचेस डिलीवर करते थे यहाँ पे वर्सलीज पे, जहां पे सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे हुआ करते थे। दोनों ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अबसियस और मिराबियो। दोनों किस कैटेगरी से थे ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये एक पिक्चर है, थोड़ी ब्लर है, बट आई थिंक आप समझ पाओगे कि ये क्या कंडीशन है। ये आपके फ्रंट पेज पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये टाउन हॉल के सामने, ये लोग बिल्कुल दंगा टाइप का एक कंडीशन क्रिएट हो गई, ये लोग मार रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे। तो ये हुआ क्या, आप लोगों को याद है कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपके सामने एक डेट रखी थी। उस डेट, वो कौन सी डेट थी, 14 जुलाई 1789। इस डेट के टाइम की मैंने कुछ कंडीशन आपको उस टाइम भी बताई थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये कंडीशन अब बनी क्यों। असेंबली हुई, थर्ड स्टेट ने मना किया, उन्होंने जनरल असेंबली खुद को डिक्लेयर, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने यहाँ पे राइट्स अपने मांगने की कोशिश की, उन राजा ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। अब उन्हें गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से के चक्कर में ही क्या होता है, इसी डेट को ये रूमर उन्हें सुनने मिल जाता है कि राजा ने क्या ऑर्डर दिया है कि भाई वैसे ही फसलें खराब हो चुकी हैं और जो है उन्हें बिल्कुल खत्म कर दो और ओपन फायर कर दो सिटीजन्स पे। तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा ही, सो ऑब्वियस है। तो वही होता है इस दिन, आग में घी का काम करते हैं ये रूमर्स। और ये गुस्सा जब उनका बढ़ जाता है, इसी वजह से जो सिटी ऑफ पेरिस जो था वो अलार्म की कंडीशन में आ जाता है इसी दिन। और इन्हीं कारणों की वजह से 7,000 मेन एंड वुमेन इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे टेटेक्स यानी कि वहां का जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के आसपास की जो जगह थी, टाउन हॉल्स था, जो वहां का कासल था, उन पे हमला वो लोग कर देते हैं। लोग स्टॉर्म करते हैं बेसाइल पे, जो कि वहां की क्या थी, आपकी प्रिजन थी, जहां पे जितने भी होर्डेड एम्यूनिशन मिलते हैं उनको वो रख लेते हैं। वहां पे सिर्फ 7 कैदी थे, उनको भी वो छुड़वा देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स उनको मिलते हैं वो एज अ मेमोरी उनको रख लेते हैं कि हमने भाई कोई डिस्ट्रक्शन किया था, हम राजा के खिलाफ खड़े हुए थे, देखो हमने आवाज उठाई थी, हमने अपना विद्रोह इस तरीके से स्टार्ट किया था। अब आप रिलेट कर पाए कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये कंडीशन पूरी क्रिएट हुई। यहां तक आप लोग को स्टोरी पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बिफोर वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। डेट पे भी आ गए भाई, 14 जुलाई 1789। अब हम जाएंगे आफ्टरवर्ड्स पे, मतलब जब 14 जुलाई को ये सब हो गया तो अब इस दिन के बाद हुआ क्या। देखो ये वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लुइस, जब ये पूरी कंडीशन हो जाती है, जब डिस्ट्रक्शन अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो लुइस 16 थोड़ा डर जाते हैं। कैसे डर जाते हैं, पहले से ही फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे नहीं और कंडीशन बहुत बेकार होती जा रही थी, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं बचता है, जब वो ये सब देखते हैं कि थर्ड स्टेट की जो पावर है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, उनके रिवॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉग्निशन कर देते हैं नेशनल असेंबली का। मतलब वो ये मान लेते हैं कि थर्ड स्टेट ने जो नेशनल असेंबली बनाई है वो नेशनल असेंबली है। और वो क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ये बोलते हैं कि उनकी जो पावर्स हैं वो किसके द्वारा चेक की जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब अब एक रूल बुक होगी जिसके अकॉर्डिंग क्या होगी, राजा अपना काम करेंगे। अब वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि इनसे टैक्स इतना लेना है तो ले लिया, किसी की जमीन रखनी है तो रख ली। अब उनके पास एक रूल बुक होगी और उसी के हिसाब से उनको काम करा जाएगा। यहां तक चीजें समझ आई कि 14 जुलाई 1789 को जो भी रिवॉल्यूशन या जो भी रिवॉल्यूशन टाइप कंडीशन क्रिएट की 7,000 लोगों ने, उसके आंसर में या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना दिया गया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, जो कि क्या करेंगे, इनकी पावर को चेक करेंगे।
आगे चले। यहाँ पे अब 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, असेंबली एक चार्टर टाइप पास करती है, एक डिक्री पास करती है। अब असेंबली फुल फॉर्म में आ गई है। अब वो समझ गए कि भाई अब हमको चेंजेस तो लाने हैं और हम लाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला शुभ काम वो ये करते हैं कि वो एबोलिश कर देते हैं फ्यूडल सिस्टम को, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जितने भी फ्यूडल सिस्टम के यहाँ पे और टैक्सेस रूल लेते थे, उन सारे तरीकों को वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरीके से एबोलिश कर देते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं कि जितने भी क्लर्जी के लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहे थे ना, उनको अब वो खत्म कर देंगे। उन्हें अपने जितनी भी सुख सुविधा इनको थोड़ा कम करना होगा, छोड़ना होगा। टैक्स यहाँ पे एक तरह का टैक्स था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टैक्स। यहाँ पे इस टैक्स को भी क्या करना होगा, खत्म करना होगा। ये कौन लेता था, क्लर्जी। लास्ट सेकंड पॉइंट है, चर्च जो क्या करते थे, जैसे आपने सुना होगा दान वगैरह हम कर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि ये लोग कन्फिस्केट कर लेते थे, जब्त कर लेते थे यहाँ पे थर्ड स्टेट की जमीन। तो ये बोलते हैं कि जो जमीन इन्होंने कन्फिस्केट की है वो इनको वापस करनी होगी। जो बिना मर्जी के थर्ड स्टेट के लोगों से इन लोगों ने जमीन ले ली है, उसको इनको क्या करना होगा, यहाँ पे वापस करना होगा। लास्ट क्या है, मोनार्क, यानी भाई राजा जी, उनको अपने प्रिविलेजेस भी क्या कर देने होंगे, अब खत्म हो जाएंगे इनके प्रिविलेज। नेशनल असेंबली, मतलब आप देख रहे हो पावर ऑफ यूनिटी। थर्ड स्टेट जो बेचारे इतनी गंदी कंडीशन में थे, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने अपने करेज का सही इस्तेमाल किया और इकट्ठे हुए, और यूनिटी की पावर से ही उन्होंने ये सारे जो चेंजेस थे, ये सारे चेंजेस उन्होंने लाने की कोशिश की और लाए भी। लेकिन कितने टाइम तक चले, ये अब हमें आगे जाके पता चलेगा। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, कि मोनार्क हटे नहीं है, थर्ड स्टेट पावर में आई है, बट ऐसा नहीं कि वो ही यहाँ पे नेशन को कंट्रोल करने वाली। थर्ड स्टेट ने मोनार्क को बोला है भाई राजा तो आप ही रहो, लेकिन आपके पास एक क्या होगी, एक आपके पास यहाँ पे रूल बुक आ जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, उसके हिसाब से आप काम करोगे। मतलब राजा भी हटे नहीं है। 1791 में असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर देती है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज उनकी क्या थी, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को लिमिट करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वही उनकी पावर ही अनलिमिटेड थी, जिसके कारण से थर्ड स्टेट सबसे ज्यादा सफर कर रही थी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई अभी तक क्या होता था, फ्रांस में एक राजा है, वो ही सारे ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या किया जाएगा, जो 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन तीनों को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा, और तीनों के इंस्टीट्यूशन डिफरेंटली बनेंगे और डिफरेंट लेवल पे वर्क करेंगे। अभी तक जो 1 पर्सन हैंड एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अब नहीं होगा। यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स ने मिला के फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। यानी राजा तो है, लेकिन वो काम करेगा एक रूल बुक के हिसाब से। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस करें अब हम। ये क्या है, देखो एक काम तो ये समझ में आया कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए, पर मेन काम क्या था, मेन काम था राजा की पावर को लिमिट करना, जो उन्होंने कर दिया। एक और मेन काम उन्होंने किया, सबसे ज्यादा थर्ड स्टेट क्यों परेशान हो रहा था वो इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि उनके पास उनके बेसिक राइट्स नहीं थे। हमारे पास हमारे बेसिक राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है, विद अ डिक्लेरेशन ऑफ अ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये एक चार्टर है जो आपको आपकी बुक में भी दिखेगा। ये एक चार्टर है जिसके ऊपर आपको कुछ राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये राइट्स जो है ये बेसिक राइट्स हैं, जिसके अंदर राइट टू लाइफ, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीजें रखी गई। और इन राइट्स को बोला गया नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स, मतलब ऐसे राइट्स जो कि सभी के लिए एक हैं और सभी के लिए एक्सेप्टेबल हैं। ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट राइट्स नहीं, ये बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान के पास होना चाहिए, कि उसको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, उसके क्या ओपिनियन है, वो कैसे किसी नेशन में रहना चाह रहा है। ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। लेकिन ये जो लॉज बने थे, ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, ये कैसी थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ पर थी। इनडायरेक्टली
इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, मतलब इनडायरेक्टली कैसे उनको इलेक्ट किया गया, डायरेक्ट क्यों नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तो चलो उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी बुक में भी है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे दो तरह के सिटीजन है नेशनल असेंबली में। यहाँ पे इन्होंने लोगों को दो तरह की कैटेगरी में बांट दिया। दो तरह की कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहले वो समझते हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। यहाँ पे क्या है हम उनको जानते हैं। देखिए, एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन्स थे जो वोट कर सकते थे, ठीक है। क्यों वोट कर सकते थे, क्योंकि ये 3 दिन की वेजेस के बराबर क्या पे करते थे, टैक्स पे करते थे, इसलिए वोट कर सकते थे। पैसिव सिटीजन सिर्फ नाम के लिए, ये वोट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये टैक्स भी तो पे नहीं कर पा रहे थे। टैक्स कितना था, 3 डे की लेबर वेजेस के बराबर, इसीलिए ये वोट भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे बात आती है, एक्टिव सिटीजन वोट कर रहे हैं, तो ये वोट किसको कर रहे हैं, इलेक्टर्स को, जो कितने हैं 50,000 है। यहाँ पे ये किसको वोट करेंगे, नेशनल असेंबली मेंबर्स को, जो कितने हैं 745। अब पैसिव सिटीजन में वोट कौन नहीं कर सकता, बहुत सोचने वाली बात है। छोटे छोटे बच्चे लेबर वर्क उतना ज्यादा करेंगे नहीं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन तो ऑब्वियसली हट गए, ठीक है। विमेन भी यहाँ पे वोट नहीं कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी विमेन की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। लास्ट जो थे वो लोग थे जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, वो भी वोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें से कुछ लेबर वर्क में होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने पूरी उस कैटेगरी को ही हटा दिया। तो हमें ये समझ में आया भाई एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन कौन है। एक्टिव सिटीजन वो है जो वोट कर सकते हैं क्योंकि वो 3 डे लेबर वेजेस के बराबर टैक्स भर रहे हैं। पैसिव सिटीजन वो है क्योंकि वो वोट नहीं कर सकते, सिंपल सा रीजन है टैक्स यू पे नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। ये आपके पैसिव सिटीजन है, ठीक है, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इनको एक तरीके से हटा दिया गया। ये आपके एक्टिव सिटीजन है, ठीक है, ये किसको वोट करने हैं 50,000 इलेक्टर्स को। ये किसको वोट कर रहे हैं 745 मेंबर्स चुनेंगे नेशनल असेंबली के। अब ये असेंबली बन के ये किसको कंट्रोल करेगी, आपके किंग को, कैसे, वाया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके अलावा ये जितने भी नोबल्स हैं उनको भी कंट्रोल करेगी। लेकिन हमने टर्म पढ़ी थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा के पास वीटो हमेशा रहेगी, राजा राजा ही रहेगा। इसके अलावा 3 ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, यहाँ पे ये जज को भी वोट करेंगे, इलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि हमारा जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो कैसे था, डायरेक्ट इसलिए नहीं था, याद देख रहे स्टेजेस, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चले। चलिए, ये कुछ यहाँ पे सिंबल्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले द ब्रोकन चेन। देखो, जब भी यहाँ पे क्या होता है, ये चेन जो होती है किसी भी कैदी को पकड़ने के लिए होती है, किसी गुलाम को बांधने, स्लेव को बांधने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रोकन बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब ये आजाद हो चुके हैं। बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस, यहाँ पे आपको बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस दिखेगा, ये आपको बता रहा है यहाँ पे पावर ऑफ यूनिटी, ठीक है। आप एक रॉड को तोड़ सकते हो, पर इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो गए थर्ड स्टेट के, तो आप उनको डिस्पर्स नहीं कर पाए। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई है, इसमें से लाइट्स आपको रेडिएटिंग दिख रही है, मतलब का ये है कि पूरा नॉलेज, रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जितनी भी चीजें हैं ये भरे हुए बादल में से भी निकलेगा, क्योंकि ये सूर्य की तरह, सूरज की किरणों की तरह प्रकाशित है। तो यहाँ पे नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। स्कैप्चर, यहाँ पे ये रॉयल पावर को डिनोट करता है, ठीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, यहाँ पे एक तरह की रिंग है, ठीक है, मोनार्क की या फिर यहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर की सिंबल ऑफ एटर्निटी, जहाँ पे ये रिंग का कोई एंड भी नहीं पता, स्टार्टिंग भी नहीं पता, ये अपने आप में ही घूम रही है और अपने आप में ही खत्म होती जा रही है। राइट भाई जी, कैप, ये कैप आपको आगे भी इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो थी ये उन लोगों के द्वारा या उन स्लेव्स के द्वारा पहनी जाती थी जो आजाद हो जाया करते थे। ब्लू, व्हाइट, रेड, ये तीनों ही कलर फ्रांस के फ्लैग में भी देखने के लिए मिलते हैं, तो वही इंडिकेट कर रहे हैं। विंग्ड विमेन, ये यहाँ पे लॉ को पर्सोनिफाई करते हैं कि किस तरह के कानून कहाँ पे होंगे। द लॉ टैबलेट, ये कानून है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे रूल्स हैं वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए। ये सारे सिंबल्स को हमने पढ़ा
समझा और इनको बहुत अच्छे से जाना भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें कुछ एक सिंबल्स तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये। अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, जो इतिहास समझता है वही इतिहास बनाता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से हमने बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।